Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed and I am addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges. And I am very happy because we are starting the last chapter of your first book, and that is chapter number 14. और हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ रोस्ट्रम पे सिर्फ अपने हाथों को ऐसे मूव कर रहा हूँ, या मैं अपनी आईज को मूव कर रहा हूँ, या मैं यहाँ प्रेजेंट किसी और शख्स को देख रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसे ट्रांसपोर्ट बोलेंगे? तो आंसर इज नो। ट्रांसपोर्ट का मतलब मेरे पास ये होता है कि एक पार्टिकल एज अ होल, एक सेल एज अ होल, या एक इंडिविजुअल एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए। दैट पर्टिकुलर एटम, पार्टिकल, ऑर्गेनिज्म शुड चेंज इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू द इट्स सराउंडिंग्स। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट, और सॉरी से बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। तो हम इस ट्रांसपोर्ट में बेसिकली डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखेंगे अपनी प्लांट बॉडी में और एनिमल बॉडी में और सेल्स में। कैसे? इसकी डिटेल को स्टडी करेंगे व्हाइट बोर्ड पर। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। आई एम बैक ऑन माई प्रीवियस स्लाइड, और मैंने इसमें अगेन आप लोगों के लिए क्या लिख रखा है, एक फ्लैश कार्ड, कि इसमें क्या क्या बातें आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू हैव। तो उसका आंसर हमारे पास ये है कि जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि इस टाइम मेरी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बिकॉज कि मैं अपनी सराउंडिंग के रेफरेंस से अपनी जगह को बदल रहा हूँ, राइट। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था, अगर मैं सिर्फ माथा को मूव कर रहा हूँ या अपनी आइज को मूव कर रहा हूँ, तो ये मूवमेंट है। तो हमने ट्रांसपोर्ट करना, एक चीज को दूसरी जगह लेकर जाना है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपोर्ट, राइट। अब देखना ये है माय डियर स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्ट में हम क्या स्टडी करेंगे। आए हम बहुत बेसिक लेवल से बात को शुरू करते हैं। वो बहुत ही बेसिक लेवल मेरे पास क्या है, वो है एक सेल। लुक एट दिस, कि ये मेरे पास कोई सेल है एंड आई एम ड्रॉइंग अ टिपिकल सेल दैट इज रिप्रेजेंटिंग बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब क्या करेंगे हम लोग, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है। मेरे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? कोई भी मॉलिक्यूल, या हो सकता है मेरे पास कोई आयन, या ये हो सकती है मेरे पास कोई गैस, समथिंग लाइक ऑक्सीजन और CO2, और इट मे बी न्यूट्रिएंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स। ये वाले मॉलिक्यूल्स इसकी सराउंडिंग से इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कैसे गए, हम ये पढ़ेंगे। फिर जब ये वाले मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सेल के अंदर चले गए, तो फॉर एग्जांपल कि हम डिस्कस कर लेते हैं, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और हम उस पर्टिकुलर चीज को इस सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि ये वाला मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ न्यूक्लियस के दाखिल होगा। तो हम देखेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल विद इन सेल कैसे मूव कर रहा है। और फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर चीज के इस्तेमाल होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो गया? एक वेस्ट, और वो वाला जो वेस्ट सब्सटेंस है जाहिर है वो भी इस न्यूक्लियस से पहले साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म से फिर किसी ना किसी वे से यहां से बाहर चला जाएगा। तो हमने बेसिकली 3 मराहिल स्टडी किए। नंबर 1 कि ये वाले मॉलिक्यूल्स चाहे वो गैस के थे, लिक्विड के थे या सॉलिड के थे, वो सेल के अंदर कैसे हुए, फिर विद इन सेल, सेल के अपने अंदर कैसे मूव हुए, यूज होने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो इस सेल में से कैसे बाहर गया। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना है। आप जरा सोच के बताएं कि क्या मेरे पास सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? तो आंसर इज नो। हमारे पास यूनिसेलुलर भी हैं, तो हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हैं, और इसे आप लोग मल्टी भी बोल सकते हैं, दोनों नाम चलते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब चाहे आप लोगों का ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, ये वाली तीनों चीजें दोनों में ऑपरेट हो रही है। मीन टू से कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉडी, विद इन द बॉडी, एंड इट्स वेस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये तीनों काम हमने यहाँ पर भी स्टडी करने हैं। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, राइट। आगे हम देखेंगे कि ये लेवल हम डिस्कस कर लिए कि लेवल हम दोनों स्टडी कर सकते हैं, यूनिसेलुलर लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं इसको, और मल्टी सेलुलर लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। और जब मैं बात करता हूं मल्टी सेलुलर, इसका मतलब है कि अब बात सेल से बढ़कर ऑर्गेनिज्म तक चली गई, राइट। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, राइट। इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एक एनिमल, और वो एनिमल मेरे पास क्या हो सकता है? से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फिश फॉर यू, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर फिश को देखें तो हमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट समझ लें बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, हेड, ट्रंक, टेल, आईज, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में यही देखना है कि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कैसे गए, राइट। पहला स्टेप
नंबर 2, अगर ये मॉलिक्यूल इसकी बॉडी में कहीं इस्तेमाल होने हैं तो विद इन बॉडी ये कैसे मूव हुए, इट मे बी इन बोथ डायरेक्शंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर उसके बाद जो इनसे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो इसकी बॉडी में से बाहर कैसे चला गया, राइट। और अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पे ड्रॉ कर दूं एक प्लांट, तो हम प्लांट के बारे में भी यही सारी बातें कर सकते हैं, राइट। तो चाहे मेरे पास प्लांट हो या एनिमल, उनके वही 3 स्टेप आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल से कि ये मेरी रूट्स हैं, राइट, तो मॉलिक्यूल्स यहां तक कैसे पहुंचे, फिर उसके बाद ये वाले मॉलिक्यूल्स इस प्लांट बॉडी के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और फिर जो इसका वेस्ट है पर्टिकुलर वो इस प्लांट बॉडी में से बाहर कैसे गया। तो यही मेरे पास 3 स्टेप है, चाहे वो मेरे पास एनिमल हो चाहे वो मेरे पास प्लांट हो। स्टेप नंबर 1 कैसे ज्वाइन हुए, स्टेप नंबर 2 कैसे मूव हुए विद इन द ऑर्गेनिज्म, और स्टेप नंबर 3 कि वेस्ट इस प्लांट बॉडी में से बाहर कैसे मूव हुआ। तो यही 3 स्टेप एनिमल के केस में है और यही 3 स्टेप हमारे प्लांट के केस में। ये अगर हम स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखें चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसकी बॉडी में 2 किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं। उनमें से एक को हम नाम देते हैं फिजिकल रिएक्शंस। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल रिएक्शंस। मिसाल के तौर पे आपने पानी पिया और पानी आपकी बॉडी में से वेपर की फॉर्म में निकला, तो जाहिर है फॉर्म चेंज हो गई, वो वाटर ही रहा, लेकिन चूंकि इस वाले केस में सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है तो हम इसे बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। और दूसरे रिएक्शन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी राइट, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, राइट। इन दोनों किस्म के रिएक्शंस को अगर हम देखें तो हमें कहां कहां नजर आ सकते हैं, तो आंसर इज वेरी सिंपल कि नंबर 1 ये इस्तेमाल होगा इन डाइजेशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, right, and number 3 is transportation, number 4 excretion, right, and then reproduction, and for example for sensibility, right। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस या तो डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे या रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे और या फिर सेंसिबिलिटी रेडिएशन में इन्वॉल्व होंगे। यही सारे काम हम प्लांट बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे कामों में बेसिकली या तो फिजिकल रिएक्शन हो रहा होगा या फिर केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन की बात, तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि न्यूट्रिएंट्स इसकी बॉडी तक पहुंचे कैसे, या फॉर एग्जांपल अगर ये प्रीडेटर है तो ये अपने शिकार को किस किस टेक्निक से ग्रैब करेगा, वहां तक पहुंचेगा, तो इसको कौन कौन से स्किल्स दिए हैं कि जिसकी वजह से ये अपने शिकार को शिकार कर सकता है, राइट। और अगर ये एक जान बचाने वाला ऑर्गेनिज्म है तो हाउ इट कैन एस्केप द डेथ, तो डेथ से कैसे भाग सकता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस किससे डाइजेशन से रिलेटेड है, या तो वो बच गया या फिर वो फूड बन गया, व्हाटएवर द केस में भी। अगली बात, अगर ये वाली फूड इसकी बॉडी में चली गई है तो इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में इसके साथ क्या क्या होना है, और जो एंड पे फीकल मैटर बचेगा वो इसकी बॉडी में से कैसे बाहर निकलेगा। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर प्लांट में अगर एक नाइट्रोजन का एटम इसकी रूट ने एब्जॉर्ब किया है तो वो कैसे इसकी बॉडी में एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा या प्रोटीन बनाएगा, और फिर अगर मैं उसको डिकम्पोज करूं तो उससे जो नाइट्रोजन वगैरह सेपरेट होगी, हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में रिलीज होगी। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं तो इसकी बॉडी में CO2 कैसे जा रही है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रही है और वो इस प्लांट बॉडी में से कैसे बाहर जा रही है। ये सारी की सारी बातें जाहिर हैं किस पे डिपेंड कर रही है, केमिकल्स पे। ऑक्सीजन क्या है, केमिकल। आपने चैप्टर नंबर 11 में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने NADPH2 की बात की थी, हमने रूबुलोज बेस फॉस्फेट की बात की थी, हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात की थी, हमने G3P की बात की थी, राइट। हम लोगों ने फॉस्फेनल पाइरुवेट की बात की थी। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस ये कैसे बॉडी में मूव कर रहे होते हैं और इवेंचुअली जो वेस्ट है मीन ऑक्सीजन में से कैसे बाहर निकल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसिकली जिस चैप्टर का सहारा लेना है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेगी एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेगी रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेगी कि जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स हैं वो बॉडी में से चल के कहां से कैसे पहुंचते हैं। सिमिलरली इफ यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग तो आप लोग आवाज किस किस केमिकल वजह से सुन सकते हो, तो ये सारी चीज पर डिपेंड कर रही है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे, नंबर 2 मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे, एंड नंबर 3 इफ द सब्सटेंस इज वेस्ट और इज इन एक्सेस तो हम उसे बॉडी में से कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक टास्क और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमने ये प्रोसेसेस स्टडी कर लिए, हमने स्टडी कर लिया कि एनिमल्स में कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे। अब हम स्टडी करेंगे, हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे यूजेस कहां कहां है प्लांट में, राइट। अब हम स्टडी करने वाले हैं
बल्कि भी स्टडी कर लिया है, ये भी नीड किया है, ऑफ कोर्स सारे प्रोसेस स्टडी करने की जरूरत है। अब हम आखिर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और फॉर दिस पर्पस वी मूव टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द बोर्ड। लेट्स मूव। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं किसी टिपिकल प्लांट की बात करूं तो आपको इस पर्टिकुलर प्लांट में कितने पार्ट नजर आ सकते हैं, तो यू नो वेरी वेल, नंबर 1 इज रूट, number 2 is stem, number 3 is for example leaf or leaves, and finally a flower, particularly if it is a flower producing plant or an angiosperm, right? अब हमें देखना ये है कि इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आंसर मेरे पास ये है कि अगर आप एक प्लांट बॉडी को देखें तो प्लांट बॉडी में 3 चीजें आपने गौर से सुननी है। नंबर 1 कि इनकी एनर्जी डिमांड ही कम है, राइट? अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि इन ऑर्गेनिजम्स की, मीन प्लांट्स की एनर्जी डिमांड ही कम क्यों है, मैं साथ डाउनलोड लगा देता हूं, कम है। तो क्वेश्चन इज व्हाई, राइट? तो इसका आंसर मेरे पास है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के नंबर ऑफ डेड सेल्स को देखें, राइट, तो वो ज्यादा हैं, और इनकी जो नंबर ऑफ लिविंग सेल्स हैं वो क्या है, कम। तो भाई जाहिर है अगर नंबर ऑफ लिविंग सेल्स कम होंगे तो एनर्जी डिमांड कम होगी। फिर अगर मैं नंबर 3 पे बात करूं तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब यह है कि दे आर समथिंग लाइक योर बाइक CD70, 1 लीटर भी काफी है, राइट? कि अगर थोड़ी सी एनर्जी भी होगी तो दे कैन कैरी आउट न्यूमरस वर्क फ्रॉम इट, राइट? तो ये एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करते और एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी हमेशा ऑप्टिमम वे में कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि दीज आर एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं। डिस्कस कर लिया हमने रूट, तो आइए हम सबसे पहले रूट के रोल्स की बात करते हैं। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक रूट है, राइट? इस रूट के प्लांट बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, लिखते हैं। नंबर 1 सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये प्लांट को एंकर करने के काम आता है। अगर मैं एंकर की आप लोगों से उर्दू कहूं तो आप बताएंगे सर गाड़ना, गाड़ना, जमीन में फिक्स कर देना, और टू फिक्स द प्लांट। प्लस दूसरा काम मेरे पास क्या है कि टू एब्जॉर्ब व्हाट, 2 चीजें, नंबर 1 वाटर एंड नंबर 2 इज मिनरल्स। चलें एक चीज और ऐड कर लें, एंड सॉल्ट्स। ये चीजें एब्जॉर्ब करना भी इसी का काम है। और नंबर 3 मेरे पास ये है कि टू ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर करना, किसके लिए, अगेंस्ट जॉल्ट्स। जॉल्ट्स होता है जो दरख्त या पौधे झूमते हैं तेज हवा में चलते हुए लेकिन गिरते नहीं है, तो वो किस वजह से है, ड्यू टू रूट्स। तो टू ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट जॉल्ट्स इन हाई स्पीड विंड्स, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो तब भी पौधे नहीं गिरते, तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये रूट्स ही हैं, राइट? तो ये 3 काम हमारी रूट्स कर रही हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब इन 3 कामों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो शबाना रोज प्लांट बॉडी में चलता रहता है, वो क्या है, वाटर की एब्जॉर्प्शन। बिकॉज कि जो वाटर है ये क्या कर रहा है, आपको भी मैंने बोला था कि नंबर 1 वाटर इज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने इक्वेशन लिखी थी बार बार, 6 CO2 + 12 वाटर मॉलिक्यूल, राइट? हमने चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस किया था डिटेल में कि जब CO2 और वाटर आपस में मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसलिए वाटर इज अ रॉ मटेरियल ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैंने फोटोसिंथेसिस करनी है तो मुझे वाटर कॉन्स्टेंटली सप्लाई करना होगा, राइट? नंबर 2 दूसरी बात मेरे पास ये है कि आपको पता है कि प्लांट्स की मेरे पास 3 किस्में होती हैं। लिखते हैं यहाँ पे कि प्लांट्स की मेरे पास 3 किस्में होती हैं। एक को हम नाम देते हैं क्या, हर्ब। हर्ब एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें कहीं वुड नहीं होती। अगर इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी को आप देखें तो इनकी जड़ें भी नरम हैं, इनके स्टेम्स भी नरम है, इनके जो ब्रांचेस हैं वो भी नरम है, और पत्ते भी नरम है। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, हर्ब। अब इनके प्लांट्स जमीन से बुलंद सिर्फ इस सूरत में रह सकते हैं, दे कैन रिमेन इरेक्ट ओनली इफ प्लेंटीफुल, काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होंगे, जमीन पे खड़े रहेंगे। लेकिन अगर इनको वाटर की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए तो दे शो साइंस ऑफ विल्टिंग, वो मुरझाने का साइन शो करते हैं और फिर अल्टीमेटली गिर जाते हैं। तो इसलिए किसी प्लांट, किसी हर्बेशियस सिस्टम की जमीन पे खड़े की डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है, वाटर पे डिपेंडेंस। इसलिए वाटर इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन नंबर 2 पे जो प्लांट आते हैं उसे हम बोलते हैं श्रब्स। अब जो श्रब्स हैं ये इनकी बेस वुडी है,
लेकिन जो लीव्स हैं दे आर हर्बेशियस। इसका मतलब ये होगा कि अगर इन प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो कुछ ये गिरेंगे नहीं, लेकिन विल्टिंग साइन हमें उनके लीव से पता चलेगा, राइट। और थर्ड मेरे पास क्या होते हैं, ट्रीज। और आपको पता है ट्रीज में हमें कभी विल्टिंग साइन नहीं प्रोड्यूस होता, बिकॉज के जो वुड है वो उनके मिडरिब और उनके पेटियोल्स तक प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये 3 किस्म के मेरे पास प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ डेफिनेटली डिपेंड करेगी किस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। अब हम चलेंगे इससे मजीद आगे। दूसरी बात मेरे पास ये है, हाँ, कि नंबर 2 इज कि essential for the erection of herbaceous stems, उसके लिए भी जरूरी। और फिर आपको पता है कि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। जितनी भी चीजें प्लांट बॉडी में मूव करनी है उसके लिए मुझे किसी सॉल्वेंट की जरूरत है, एंड नन अदर देन वाटर कैन बी द सब्स्टिट्यूट, राइट। सो वाटर ही सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है, इसलिए भी मुझे जहाँ पे जरूरत है। तो इन सारी बातों में हमने अंडरस्टैंड किया कि सबसे अहम क्या है, वाटर। तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए रूट्स ने क्या क्या एडेप्टेशंस की हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर वर्ड, एडेप्टेशंस ऑफ द रूट, एडेप्टेशंस ऑफ रूट। अब रूट की जो एडेप्टेशंस है हमारे स्टूडेंट्स वो ये हैं कि दे आर बेसिकली डिजाइन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। उन्होंने सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए 2 काम किए गए, राइट। पहला काम यह था कि उन्होंने 2 डिफरेंट वे में अपने रूट सिस्टम को इवॉल्व किया। उनमें से एक का नाम होता है टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम से बाद मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहां एक प्राइमरी रूट होती है। लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक प्राइमरी रूट थी। उस प्राइमरी रूट से जो जड़ें निकली आगे, फॉर एग्जांपल ये वाली, ये कहलाएंगी सेकेंडरी रूट्स। ये सेकेंडरी रूट्स कहला रही। अब इन रूट्स से आगे जो जड़ें निकल रही हैं ये वाली, ये कहलाती हैं टर्शियरी रूट्स। तो इस किस्म की रूट को हम बोलते हैं टैप रूट, जिसमें प्लांट बॉडी की बेसिकली एक रूट होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, उससे बनने वाली सेकेंडरी, उससे बनने वाली टर्शियरी रूट्स होती हैं। लेबल कर देते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। दिस इज प्राइमरी रूट, राइट, एंड दीज आर सेकेंडरी रूट्स एंड दीज आर टर्शियरी रूट्स। तो ये 3 किस्म की मेरे पास रूट्स हो गए। दूसरी किस्म की रूट्स कहलाती हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स, अब इस सिस्टम में, फाइब्रस रूट सिस्टम में, प्लांट के अंदर से एक ही वक्त में बहुत सारी जड़ें निकल पड़ती हैं। समथिंग लाइक इट कि अगर ये मेरे पास सीड था, इस सीड को मैं जमीन में सो किया हुआ था, तो एक ही वक्त में यहां से बहुत सारी जो थी वो ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। इस किस्म की ब्रांचेस की कोई खास डिवीजन पैटर्न नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन बिलीव यू मी के दोनों केसेस में जो चीफ ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा दें। अगर सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा तो जाहिर है वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाएगी और एंकरेज भी कम हो जाएगी। तो फिर नेचर ने क्या डिजाइन किया, या टैप रूट सिस्टम और या फिर फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम डेवलप करने के बावजूद भी सिर्फ 23% जो वाटर था वो एब्जॉर्ब हो पा रहा था। पौधे की जो डिमांड थी उसका सिर्फ 23%। तो सवाल ये था कि फर्दर सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो लॉर्ड विलियम्स ने क्या दिया, एक और यूनिक प्रॉपर्टी दी, वो ये कि अपनी इन जड़ों के साथ साथ लंबे लंबे क्या लगा दो, रूट हेयर्स लगा दो, राइट। तो जो रूट हेयर्स हैं वो इवन फर्दर इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को अप टू 67%। तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाले वाटर और मिनरल्स की 67% एब्जॉर्प्शन कौन कर रहे हैं, रूट हेयर्स, और जो बाकी 23% है वो रूट खुद कर रही होती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस एरिया, राइट। आप देखें कि आप लोगों जस्ट इमेजिन, मैं आपको जस्ट एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे कि जस्ट इमेजिन कि हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, उनका नाम आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है। उनमें से एक प्लांट का नाम है राई, RYE, राई। ये एक राई प्लांट है, ठीक है। इस राई प्लांट की जो हाइट है जमीन से ऊपर जो हाइट है, इट इज जस्ट 1 मीटर, जस्ट 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचा पौधा है ये। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जमीन में जो जड़ें प्रोड्यूस करता है, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ 1 मीटर टॉल जो प्लांट है, ये जड़ें प्रोड्यूस करता है, उसकी 14 मिलियन ब्रांचेस है। इमेजिन कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं इसकी। लेकिन शायद ये इंफॉर्मेशन आपको इतना नहीं चौंकाएगा जितनी बात अब हम कहने वाले हैं कि ये 14 मिलियन ब्रांचेस जो सरफेस एरिया ऑफर कर रही हैं, इट इज 600 किलोमीटर। आप इमेजिन करें
कि 1 मीटर प्लांट बॉडी को वाटर मिनरल सप्लाई करने के लिए 600 किलोमीटर सरफेस एरिया ने प्रोवाइड किया है, तब जाके इसकी वाटर और मिनरल्स की डिमांड्स को पूरा किया जाता है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक और प्लांट है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? प्रोसोपिस। एक प्लांट है, उसका नाम क्या है? प्रोसोपिस, और इसका ताल्लुक फैमिली लेग्यूमिनोजी से होता है, मटर फैमिली से ताल्लुक है इसका। ये जो हमारा मटर पी प्लांट, इट बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनोजी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो रूट्स है वो गहराई से जाके पानी को निकाल लेती है। सवाल ये है कि कितनी गहराई से, तो आंसर है स्टूडेंट्स का कि दे कैन गो अप टू 150 फीट। आप इमेजिन करें कि कई देहातों में तो इतना गहरा कुआं नहीं होता, ये उससे भी कहीं ज्यादा गहराई पे जाके जमीन की अथाह गहराइयों से पानी फैस करके ला सकती है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो these are the few informations regarding this particular introduction, that is regarding roots। और अब इस particular roots की further क्या application है और वो कैसे कैसे plant मिनरल्स एब्सॉर्ब करती हैं, उनकी मूवमेंट सॉइल में कैसे होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड टिल दैट यू कैन से लेसन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।